हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा एसओपी के बारे में कि वीज़ा एसओपी हमारा क्या होता है। बट आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका एडमिशन आ गया है, आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आप वीज़ा एसओपी बनाने जा रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ यार, ये एसओपी जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा उसे बिल्कुल भी कॉपी मत करना, क्योंकि ये मेरा एसओपी मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ मेरे वीज़ा फाइल में और मेरा वीज़ा अप्रूव भी हो चुका है। तो मे बी यार सेम एसओपी की वजह से आपके एसओपी में मतलब अगर आप सेम एसओपी बना के कुछ सबमिट कर देते हैं तो आपकी फाइल में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो एसओपी तो यार वैसे अगर आप डिटेल्स डाल रहे हैं तो आपकी अपनी ही होंगी, सब कुछ डिफरेंट ही होना चाहिए। तो इसे बिल्कुल भी कॉपी मत करना, इसे बस जस्ट एज अ रेफरेंस यूज करना कि कैसे हम एसओपी को लिखते हैं, क्या क्या हमें टॉपिक्स डालने चाहिए, क्या उसका फॉर्मेटिंग होती है। ओके, तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि यार एसओपी हमारा होता क्या है। वीजा एसओपी, वीजा एसओपी हमारा यूनिवर्सिटी एसओपी से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एसओपी में हम यूनिवर्सिटी के लिए लिख रहे हैं, बट वीजा एसओपी में हम वीजा ऑफिसर को ये लिख रहे हैं कि हम इस वीजा के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्या हमें नीड है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, एंड जो इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द वीजा रिजेक्ट होते हैं वो आपको कैसे टैकल करने चाहिए पॉइंट। जैसे जो मोस्ट ऑफ द वीज़ा रिजेक्ट होते हैं यार, या तो वो इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर है वो ये बात से सहमत नहीं होता कि यार आप अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया चले जाओगे। एंड द सेकंड पॉइंट जो नॉन एसडीएस के केस में ज़्यादा होता है कि आपके पास इनफ फंड्स नहीं है, आप वहां पर सरवाइव कर सकेंगे इन योर स्टडीज। तो इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस सब चीज़ों को टैकल करेंगे, कैसे अपना एसओपी बनाएंगे जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड 100% परफेक्ट बने। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने को मैं सबको श्योर करता हूं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपको वीज़ा एसओपी बनाने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका वीज़ा फॉर श्योर अप्रूव होगा। और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना जो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। अदर देन दैट मैं अपने चैनल पे और वीडियोस डाल चुका हूँ कि कैसे आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। हर एक वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशनल आती जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे बढ़ने से पहले। ओके, अब हम अपने चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपना वीज़ा एसओपी। बट ध्यान रखना इसे ना तो कॉपी करना, और जो आप वीज़ा एसओपी अपना बनाते हैं वो आप गूगल डॉक्स में बना सकते हैं, क्योंकि मुझे वो यार सही लगता है, बिल्कुल इजी रहता है। और जो आपका वर्ड काउंट है वो अंडर 1500, मतलब 1500 तक इट्स कूल, राइट। मेरा भी अराउंड 1500 समथिंग हो गया था, बिटवीन 1500 टू 1600, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अराउंड 3 to 4 पेजेस आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। तो बिना देर करे अब चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में या मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, कोई भी अगर आपको इशू है वीज़ा फाइल करने में और अदर कोई भी क्वेश्चन है। ओके, और यार कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये मेरा वीज़ा एसओपी है जो मैंने सबमिट करा था। ये कितने वर्ड का मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल इसके वर्ड कितने हैं इसमें। ये मेरा हो गया था 1575 का वर्ड्स का टोटल, जिसमें टोटल पेजेस थे वो पेजेस हैं टोटल 4। अब इसमें जो मैंने एसओपी बनाया है उसे अलग अलग पैरा में डिवाइड करा है। तो आपको जैसे इसमें दिख रहा होगा कि क्या क्या मैंने किस किस चीज़ों में डिवाइड करा है। इनिशियली हमारा जैसे इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, उसके बाद एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, उसके बाद कि मैं ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद रीज़न टू चूज़ कैनेडा, फ्यूचर प्लान्स, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो मैं आपको इसमें टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा कि किस में क्या आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सेम फॉर्मेटिंग सेम पैराग्राफ में लिखो, आप इसमें कुछ डिफरेंट, मतलब अगर आपको कुछ लगता है कि आपको एडिशन करना चाहिए तो आप इसमें वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो वो है जो मैंने सबमिट करा था, मैं आपको इसमें पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या लिखा था और क्या सोच के लिखा था और कौन सा पैराग्राफ किस लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनिशियली में तो मैंने अपनी थोड़ी डिटेल्स लिख दी कि मेरा नाम क्या है, किस इंस्टीट्यूट में मैं जाने वाला हूँ, कौन सा प्रोग्राम में मैं जाने वाला हूँ, तो जिससे वीज़ा ऑफिसर को इनिशियली ही क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। अब मेरा आईएलटीएस में क्या स्कोर था ये मैंने इसलिए लिख दिया जिससे वीज़ा ऑफिसर को पता लग जाए कि हाँ मेरा किसी में भी बैंड 6 से लेस नहीं था, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है कि योर बैंड मस्ट नॉट बी लेस देन 6 इन एनी ऑफ द मॉड्यूल। नाउ टू वीज़ा ऑफिसर दिस, नाउ सब्जेक्ट लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन एसओपी फॉर द स्टडी परमिट।
रेस्पेक्टेड वीजा ऑफिसर। तो फर्स्ट पैरा में हमने क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शन। तो मैंने इसमें अपना बारे में बताया थोड़ा, आई टेक प्रिविलेज, मैं अपने को इंट्रोड्यूस करता हूँ, अपना नेम, कितना मुझे एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अब मैं किस लिए चाह रहा हूँ, हुई सीकिंग अ कैनेडियन स्टडी वीजा परमिट, ठीक है, टू कन्वर्ट माई ड्रीम इन टू रियलिटी। आई हैव ग्रोन इमेंसली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड हैव आल्सो बिकम कंफर्टेबल हैंडलिंग द प्रेशर ऑफ वर्क। हाउएवर आई एम आल्सो अवेयर दैट टू एडवांस फर्दर, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। देयरफॉर विद टू एंगेज विद पीयर्स विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड लर्न इन द एकेडमिक सेटिंग, आई हैव डिसाइडेड टू परस्यू अ मास्टर्स प्रोग्राम इन दिस यूनिवर्सिटी इन दिस कोर्स। तो मैंने इस में क्या करा, इंट्रोडक्शन दे दिया, एक समरी टाइप सी छोटी सी, कि यार मेरा नाम ये है, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस ये है, बट क्योंकि मेरा थोड़ा फर्दर अब मुझे अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है, इन सब चीज़ों की वजह से मैंने ये बता दिया कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा हूँ इस कोर्स के लिए, और क्यों जाना चाह रहा हूँ, अपने को मेंटली मतलब थोड़ा जिससे मेरी एडवांस स्किल्स होंगी, ठीक है, अभी मैं जो स्किल्स पाऊँ उससे बेटर एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे। तो ऑल दीज थिंग्स मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दी। नाउ अब इंट्रोडक्शन के बाद बताने के बाद मैंने अपना बैकग्राउंड बता दिया, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, कि मैंने एकेडमिक में क्या क्या हुआ करा है अभी तक, और प्रोफेशनल में क्या हुआ है, कि क्या क्या अचीवमेंट्स करी हैं। तो एजुकेशन, अब मैंने एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड में क्या लिख दिया, एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन अ फोकल पॉइंट इन माय लाइफ। एकेडमिक स्फीयर, मैं बढ़िया स्टूडेंट था जो मतलब एक्सपेंड करना चाहता था अपना होरिजन एंड कीप माई सेल्फ द लेटेस्ट इन द फील्ड। दिस अप्रोच हैज ऑलवेज प्रेजेंटेड मी एम्पल अपॉर्चुनिटीज एंड द स्टैंड टू पुश माई सेल्फ बियॉन्ड माई कंफर्ट जोन एंड अडॉप्ट दिस। ये मैंने सारा इसमें लिख दिया कि मैं अपने गोल्स की तरफ बहुत फोकस्ड हूँ। मैंने बैचलर्स, इसलिए मैंने बैचलर्स चूज करी थी, तो मैंने थोड़ा बताया कि यार मैंने 12th के बाद बैचलर्स इसलिए चूज करी थी इन दिस फील्ड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, जहाँ पर मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास करा है। नाउ आफ्टर दैट इंक्लाइन टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको एक्सपीरियंस भी, अगर आप डायरेक्ट बीटेक से एमएस करने नहीं जा रहे हैं, बीटेक के बाद आपको पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी, आपने वो लिख दिया, प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपका, तो practical implementation of the concepts learned motivated towards me academic projects in order to gain the robust knowledge I've developed तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में ये मैं पहले पैराग्राफ में मैंने एकेडमिक बैकग्राउंड में ये बता दिया कि मैंने बैचलर्स क्यों चूज करी थी। अब मैं उसके नेक्स्ट बता रहा हूँ कि मैंने बैचलर्स में क्या क्या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करी थी। तो इसमें आप मतलब थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें अपने प्रोजेक्ट्स बता दिए। टू डेवलप अ प्रैक्टिकल नॉलेज, मैंने स्मार्ट मेडिसिन प्रोजेक्ट बिल्ड करा था। उसके बाद अनदर प्रोजेक्ट्स दैट आई वर्कड अपन वाज कौन बनेगा मिलियनर। अगर आज इसमें कुछ स्पेसिफिक होता है, जैसे मेरा टॉप 3 प्रोजेक्ट में था इन द यूनिवर्सिटी, तो मैंने इसमें वो मेंशन कर दिया। नाउ द अकम्प्लिश वर इनफ टू बूस्ट माय इंटरेस्ट, तो उसमें मैंने और क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो सब इसमें डाल दिए, जिसमें मैंने एक वेबसाइट भी बनाई थी। ये सब मैंने इसमें अपने सारे प्रोजेक्ट डाल दिए जिसमें मैंने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कुछ करी थी। ओके, अदर देन द अकेडमिक्स मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में भी इन्वॉल्व था। इसमें मैंने वो डाल दिया कि भाई मैं कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। नाउ अब मैंने टेक्निकल के साथ साथ जो मेरी इसमें पैराग्राफ मैंने लिख दिया कि मैंने अपनी जो इंटर्नशिप्स थी, जो मैंने बैचलर्स में इंटर्नशिप्स करी थी, उसमें मैंने कौन किस में करा था और क्या प्रोजेक्ट्स थे मेरे। तो जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो मेरी इस कंपनी में थी, इस प्रोजेक्ट में मैंने काम करा था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी काम करने का मन था, इसलिए मैंने ब्लूबेरी में अप्लाई करा था और उसमें मैंने वेबसाइट डेवलप करी थी। आफ्टर दैट मेरी जॉब से रिलेटेड कि करंटली मैं कहाँ पर वर्क कर रहा हूँ, इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, फ्रंट एंड बैक एंड ये सब। तो ये मेरे उसमें मुझे क्या क्या मतलब कि अगर मैंने अभी अब तक अपनी कंपनी कुछ अचीव करा है तो मैं उसमें वो लिख सकता हूँ। जैसे मुझे डिजिटल अवार्ड मिला था तो मैंने इसमें डिजिटल प्रोफाइल में हो गया था, तो मैंने इसमें वो मेंशन कर दिया। तो अदर कुछ है तो जैसे 1000 चीज़ होती है, लाइक you are the employee of the year, employee of the month and anything which you have achieved you can mention here. Now अब इंट्रोडक्शन देने के बाद अब मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी में क्यों चूज कर रहा हूँ। देयर मस्ट बी सम रीजन, राइट? सो द वीजा ऑफिसर मस्ट नोन कि आप ये कोर्स क्यों चूज कर रहे हो। अगर इसमें सपोज आप अपना आपकी बैचलर्स में कुछ स्ट्रीम थी, अब आपकी कोई स्ट्रीम चेंज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल से सपोज कंप्यूटर साइंस में आ रहे हो, कोई से भी कोर्स में जा रहे हो, तो आपके पास कुछ यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यार मैं इस कोर्स को क्यों चूज कर रहा हूँ, कैसे मेरे बैचलर्स के और यहाँ पर मेरा बेनिफिट हो रहा है, मतलब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं
एलिजिबल हूँ इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए और मैं इसे कर सकता हूँ। अगर जैसे सपोज आपको वर्क एक्सपीरियंस CS फील्ड में ही है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो इससे हमें पता लगेगा कि आप किसी भी ऐसे ही मतलब ऐसे ही किसी कोर्स में अप्लाई नहीं कर दिया, बस आपको वहाँ जाना है इसलिए आपने अप्लाई नहीं करा, आपको ये पढ़ना है इसलिए आपने अप्लाई करा। तो ये बहुत ज़रूरी है। नाउ तो मैंने ये लिख दिया विद कोडिंग। इसमें मैंने अपनी सारी खासियत बता दी कि यार कि क्या क्या मेरी खासियत है, क्यों क्यों मैंने कोर्स चूज़ करा ये वाला। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी खासियत लिख रखी है कि कैसे मुझे MS कंप्यूटर साइंस में करने के लिए मेरा मन हो रहा। तो मैं इस फील्ड को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस में MS करना चाहता हूँ ना। जो यूनिवर्स अब मैंने ये लिख दिया कि मुझे इस कोर्स में क्यों जाना है कंप्यूटर साइंस में, अब मुझे इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है। कि यूनिवर्सिटी अपने रिनाउंड एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए यूनिवर्सिटी की थोड़ी तारीफ कर दी इस पूरे पैरा में, कि उसके जो यूनिवर्सिटी है उसके ये बेनिफिट हैं। सपोज आपका वेदर अच्छा है, उसके प्रोफेसर्स अच्छे हैं, उसका कोर्स आप किससे मैच करता है, तो उसमें इस पैरा में आप ये सब लिख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। नाउ मोरओवर तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, जो इससे पहले मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी किस किस चीज़ के लिए बेनिफिट है लिटिल बिट थ्रू द एकेडमिक। नाउ कि कैसे एकेडमिक के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे भी लर्न करने में हेल्प करेंगी, मतलब उसमें एक्सप्लोर कर पाऊंगा। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं एंड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ, मतलब वो पर्सनैलिटी को मेरी डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो इसमें ये सब मैंने वो लिख दिया। नेक्स्ट मैंने आया वाई आई चूज़ कैनेडा, रीजन्स टू चूज़ कैनेडा। ठीक है, तो इसमें मैंने पूरा लिखा है कि यार मैंने कनाडा को क्यों चूज़ करा, क्लाइमेट की वजह से और एनी अदर रीजंस। तो जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था और कंपेयर कर रहा था कोर्स स्ट्रक्चर एंड द लिविंग पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कनाडा की तरफ मैं ज़्यादा फोकस्ड हो गया था, क्योंकि वो डाइवर्स कंट्री थी, एकेडमिक और कल्चर में भी वो स्टूडेंट्स को लिमिट नहीं करती थी टू द कन्फाइंड बाउंड्रीज टू द क्लासरूम, बट प्रेफरली अलाउज द एक्सपेंशन थ्रू इज। ये सब हो गया हमारा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, एजुकेशनल प्रोफेशनल एम्बिशन, आई हैव कंक्लूडेड दैट माय ओवरऑल फाउंडेशन मेजर, इसलिए उस वहाँ पर मैंने अप्लाई करा है। इस पूरे पैराग्राफ में मैंने ये लिख दिया, माई करंट नॉलेज इफ गिवन अ चांस टू कंबाइन विद द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द IT इंडस्ट्री विल बी इनेबल टू डेवलपमेंट्स इन द एरिया ऑफ माई इंटरेस्ट। ओके, अब जो एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स था कनाडा को चूज़ करने के लिए, उसकी हाई क्वालिटी ऑफ स्टडी एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द कैनेडियन यूनिवर्सिटी। ओके, तो इसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली चीज़ें लिख दी कि कनाडा बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, मेंटली में भी, हर एक चीज़ में हेल्प करता है। उसकी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है, अनदर देन थिंग, ये सब मैंने लिख दिया इसमें। मोर ओवर कनाडा के क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सूटेबल है मेरे लिए, और जबकि बहुत लोग सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेस है, बट इसमें नहीं लिखना, इसमें यो अडेप्टिव हो। ठीक है, ऑल दिस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कनाडा विल ग्रेटली एड मी ड्यूरिंग माई स्टे हियर। नाउ अब मैंने इसमें एक पैरा बिल्कुल क्लियर बनाया है, फ्यूचर प्लान्स आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। इससे वीज़ा ऑफिसर को साफ क्लियर हो गया कि हाँ यार मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया में आना चाहता हूँ। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा केसेस होता है मतलब SGS में, अगर जब भी वीज़ा रिजेक्ट होगा मोस्ट ऑफ द केसेस यही होंगे कि आप वीज़ा ऑफिसर जब एग्री नहीं करता कि आप अपनी पढ़ाई के बाद वापस इंडिया आ जाओगे। ओके, जबकि यार नहीं आते, पता ही है, बट ठीक है। तो इसमें हमें क्लियरली मेंशन कर देना है कि क्यों हम आएंगे वापस अपने देश इंडिया में। जय भारत। आई एम असर्टिव टू द फैक्ट दैट आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स विद हार्ड वर्क आई वुड बी एबल टू ऑब्टेन सिग्निफिकेंट, मतलब नॉलेज मिलेगी मुझे बहुत ज़्यादा। द गोल अपॉन रिटर्निंग टू इंडिया इज टू द ग्रेस द प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी एंड नॉलेज, वर्ल्ड लीडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसेंशियली आई होप टू इक्विप विद। ये सब मैंने अपने लिख दिया कि भाई आके मैं अपनी एक गुड MNC में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब मैंने इसमें बता दिया। उसके अलावा ये तो हो गई मेरी रिलेटेड टू एजुकेशनल, कैसे मैं इंडिया में आके अच्छी कंपनी में काम करना चाहूँगा, ये सब लिख दिया इसमें। और उसके बाद यार कि मेरी जो इंडिया में एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी भी बहुत है। ओके, तो इट मीन्स लाइक आई एम कनेक्टेड टू माई रूट्स, सो आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स इन कैनेडा। तो ये वीज़ा ऑफिसर को साफ दिख जाएगा, हाँ यार इसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी है, इसने रीजन एक्सप्लेन करा है, तो इसलिए हाँ यार एक वापस आना चाहेगा। तो इसमें मैंने ये लिख दिया कि मेरी एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी अकाउंट्स फॉर मोर देन this million एंड एट द सेम टाइम आई एम इमोशनली वेरी क्लोज टू माई फैमिली, therefore I intend to return India post completing my masters, fulfill my responsibilities, take care of my parents are in their old age. My parents have made countless sacrifices, now that it's my time to take care. I understand ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा,
मैंने इसमें भी दिखा दिया, चैलेंजिंग होगा पेरेंट्स से दूर रहना इन माई ग्रेजुएट टाइम, ओके, बट आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम टू इंक्रीज माई स्किल्स, टू ऑगमेंट माई स्किल्स। तो इसमें नहीं लिख दिया। सो यार ये पैरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वापस इंडिया में आ जाओगे अपनी पूरी पढ़ाई करके, ये तो इसे बिल्कुल अच्छे से लिखना। नाउ फाइनेंशियल सपोर्ट, ये अदर टॉपिक है कि अभी तक इसमें आप फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या लिखोगे कि कितनी फीस आप अभी तक जमा कर चुके हो, कितनी आप अभी रह रही है, कितनी आपने जीआईसी भर दिया, आपने अपनी फर्स्ट ईयर की फीस भर दी, आपने इसमें ये लिख देना है। आपकी अभी कितनी रिमेनिंग फीस है आपको वो लिख देना है, और कौन उसे, अगर आपके बैंक मतलब अगर आप ही फाइनेंस करने वाले तो आप लिख सकते हैं कि मेरे पास हाँ इतना बैंक अकाउंट में पैसा है कि मैं अपने को सपोर्ट कर सकता हूँ। और अगर आपके पेरेंट्स करने वाले हैं सो लाइक पेरेंट्स हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी टू सपोर्ट मी इन माई स्टडी। तो फाइनेंशियल सपोर्ट में ये दिखना चाहिए हाँ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल टू सपोर्ट योर स्टडीज और योर फैमिली हु इज स्पॉन्सरिंग यू इन योर स्टडीज। नाउ द टोटल फीस मैंने इसमें लिख दी जो इंक्लूड्स करती है टोटल फीस स्टूडेंट, और ये सारी फीस इंक्लूड होती है। मेरी ये पूरे प्रोग्राम की फीस हो गई, मैंने अपनी पूरी फीस जमा कर दिया फर्स्ट ईयर अकेडमिक की जो मेरी ये है, एंड मैंने पेमेंट का कंफर्मेशन भी आ गया क्योंकि जब हम फीस सबमिट करते हैं हमारे पास पेमेंट की स्लिप आ जाती है जो हमें वीज़ा में भी लगानी होती है, मैंडेटरी होती है एसडीएस वीज़ा के लिए, ओके। और मैंने जीआईसी भर दिया 10,000 की, उसका भी मेरे पास आ गया है। मोरएवर मेरे पास इतना अकाउंट में बैलेंस है जो मोर देन द रिक्वायरमेंट अमाउंट टू पे द रिमेनिंग फीस ऑफ माई यूनिवर्सिटी, माई फादर प्राइवेट एम्प्लॉय, माई मदर इज तो मैंने इसमें ये सब चीज़ें लिख दी कि कैसे मैं अपनी फाइनेंशियली अपने को सपोर्ट करने वाला हूँ इन माई फर्दर स्टडीज़। सो यार यही है हमारा पूरा एसओपी जो आपको बनाना है टू मतलब जो आपको बनाना है, जैसे आपको एडमिट आ गया आपको अपने एसओपी पे वर्क कर देना है इन पैरेलल व्हेन यू आर पेइंग योर फीस एंड डूइंग द अदर थिंग्स। तो आप एसओपी पे वर्क करने स्टार्ट कर देना, क्योंकि यार एसओपी बनाने में ऑफकोर्स आप उसे बनाओगे फिर उसे चेक भी करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो यार अदर देन दिस थिंग्स अब हो गई हमारी एसओपी की बात। नाउ वी विल डिस्कस कि जो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं व्हेन अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। फर्स्ट तो यार स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना यार, बिल्कुल ही ऑड लगता है अगर स्पेलिंग मिस्टेक आपकी हो जाती है व्हेन इन योर एसओपी, ठीक है। तो कोई भी एक ऑनलाइन टूल जैसे ग्रामरली हो गया उसे एक्टिवेट करके रखना, वो आपको बताता रहेगा अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी, वो फ्री होता है। अदर देन दैट जो आपका आइडिया है जो आप लिख रहे हो अपने वीज़ा एसओपी में वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब जो वीज़ा के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो यार आपका रिटर्न टू इंडिया बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो कि क्यों आप इंडिया वापस आ जाओगे अपनी पढ़ाई पूरी करके। अदर देन दैट कि आपने क्यों यूनिवर्सिटी ये चूज़ करी है, क्यों आप इस प्रोग्राम में जा रहे हो। अदर देन दैट कि आपने अगर अपनी स्ट्रीम चेंज करी है तो आपका वो क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे सुटेबल है वो आपकी स्ट्रीम जिसमें आप जा रहे हो, ओके। ये मोस्ट ऑफ द रीजंस होते हैं एसडीएस वीज़ा में रिजेक्शन के। एंड जो +1 नॉन एसडीएस में आ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस वो फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। तो ये 4 चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आपके वीज़ा एसओपी में। नाउ द अदर थिंग इज लाइक जो नेक्स्ट आता है वो जब भी आप अपना वीज़ा एसओपी सबमिट करो, आप डॉक फाइल में इसे बना रहे हो बट जब आप इसे सबमिट करोगे तो यार इसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके ही सबमिट करना। आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट चाहे वो यूनिवर्सिटी हो कहीं पे भी सबमिट करते हो अपनी वीज़ा फाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो वो पीडीएफ फाइल में ही लगाना। एंड द लास्ट थिंग जो आपके डॉक्यूमेंट की पूरी फॉर्मेटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो पूरी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है सारे वर्ड्स इन द सेम फॉर्मेट होने चाहिए। ऐसा नहीं पहले लाइन आपने किसी और उसमें लिख रखी दूसरी, मतलब हेडिंग को छोड़ के जो आप लाइनें लिख रहे हैं वो सेम फॉर्मेटिंग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं यार कि कोई किसी में कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रखा है किसी में कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रखा है, तो वो थोड़ा रेगुलर होना चाहिए, ओके। तो ये चीज़ चेक कर लेना। तो यही था यार पूरा वीज़ा एसओपी के बारे में। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा और आप 100% रेडी होंगे कि कैसे आपको अपना वीज़ा एसओपी लिखना है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड लाइक आस्क मी एनीथिंग फॉर द इंस्टेंट रिप्लाई बिकॉज आई एम मोर एक्टिव इन दैट पार्ट। तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को दबा देना। तो मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो में।